आदाब। कोविड-19 को लेकर एक कोविड वॉरियर जिन्होंने जो खुद कोविड पॉजिटिव हुए, पूरा परिवार पॉजिटिव हुआ, आपने पहले भाग में इनसे बहुत सारे आपके अंदर जो सवाल थे उन सवालों के जवाब सुने। लेकिन उसके बाद मैंने देखे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जिन कमेंट्स को लेकर आज हम दोबारा डॉक्टर निखिल महाजन, कार्डियोलॉजिस्ट, नारायणा हॉस्पिटल के साथ बैठे हुए हैं और कोशिश करेंगे कि आपकी बाकी भी जो चिंताएं हैं कोविड को लेकर उनको दूर किया जाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्ते डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, पिछली बार जब हम बात हुई थी आपसे सिम्टम्स को लेकर, बाकी तमाम चीज़ों को लेकर, वो तो क्लियर हो गया। अब एक सवाल ये आया है कि 92% के करीब करीब आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन है, आप कफ कर रहे हैं, आपको बुखार है। कई जगह पर यह कहा जा रहा है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बुखार अगर आपका 100 के करीब करीब या 101 7-8 दिन भी रहता है, लेकिन आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 के करीब करीब रहती है या 90 से ऊपर रहती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना इस चीज़ को सही मानते हैं? नहीं, ये सही नहीं है। फीवर अगर 101 102 भी जाता है, वो रीज़न नहीं है कि हम किसी भी इंसान को दाखिल करें। बट अगर आपकी सैचुरेशन 92, 91, 90 आ जाती है, उसके साथ जो हमने दूसरी चीज़ देखनी होती है वो रेस्पिरेटरी रेट होता है। मतलब 1 मिनट में एक इंसान कितनी बारी सांस ले रहा है, उसको हम रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं, जो नॉर्मली जो है वो 12 से 16 के बीच में होती है। हमारी बॉडी जो है वो कंपनसेट करना स्टार्ट कर देती है अगर हमें निमोनियाज बन जाएँ। सैचुरेशन 90, 91, 92 ऐसे रह रही है आपकी, बट रेस्पिरेटरी रेट मतलब जो सांस लेने के आप ज़्यादा बारी सांस ले रहे हैं, 20 बार, 25 बार, 30 बार 1 मिनट में, जो आपके लिए ऑब्वियसली मुश्किल है बताना, बट जो आपके साथ में इंसान होगा वो आपको इजीली बता सकता है कि आप ज़्यादा बारी सांस ले रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें एडमिट करना होता है। तो अगर आपकी सैचुरेशन परसिस्टेंटली 90, 91, 92 रह रही है रूम एयर पे, मतलब नॉर्मली आप जब सांस ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि, और स्पेशली जब जो सिवियर डिजीज़ होती है वो पहले वीकेंड पे होती है, हफ्ते के अंत पे होती है। अगर 5th, 6th, 7th डे पे अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो टाइम है कि आप इवैल्यूएट करें, अपना HRCT टेस्ट ज़रूर करवाएं। जिससे आपने HRCT टेस्ट कराने की बात करी, एक और चीज़ जो है लोगों के जहनों में है कि भाई कौन सा बुखार ऐसा है जिसको हम ये मानना स्टार्ट करें कि अब हमें फ़ौरन हॉस्पिटलाइज होना है, हमारे लंग्स जो हैं इन्वॉल्व हो गए हैं। कैसे हमको ये पता चलेगा फिजिकल बेसिस पर? क्योंकि किसी भी परिवार के लिए ये संभव नहीं है कि वो एकदम से सारे टेस्ट करा लें। आप होम आइसोलेशन में हैं, आपको बुखार है, आपके लंग्स कितने इन्वॉल्व हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है एक आम घर वाले के लिए कि जी ठीक है, बताइए आप मेरे लंग्स इन्वॉल्व हुए हैं कि नहीं हुए, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आम इंसान के लिए उसने 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सिम्टम्स है। किसी भी टाइम पे जब आपकी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके साथ आपको बलगम आएगा और बलगम में ब्लड आना शुरू हो जाए, तो ये बहुत ही अलार्मिंग साइन है कि आपको हॉस्पिटल जाना है। आप घर बैठे हैं, आपको सांस फूलना शुरू हो गया, या आपको कोई देखता है और वो बोलता है कि आप गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं या आप तेज़ तेज़ सांस ले रहे हैं, तो आपको हॉस्पिटल जाना होगा। अगर आप खांसी करते हैं या गहरी सांस लेते हैं और आपको छाती में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है मल्टीपल जगहों पे, तो वो एक इंडिकेशन है कि आपको हॉस्पिटल जाना है। बिकॉज कोविड-19 में मल्टीपल निमोनियाज होते हैं, एक बड़ा निमोनिया नहीं होगा, छोटे छोटे मल्टीपल निमोनियाज बने होंगे। तो जब आप खांसी करेंगे तो आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगी। बुखार का होना इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। तो बुखार अगर 102, 103 तक भी जाता है तो आप पैरासीटामोल और इंडोमेथासिन लेके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो सबसे पहली बात है। इंपॉर्टेंट जो बात थी वो सिम्टम्स की थी। सेकेंड, जब आप अपनी सैचुरेशन चेक करेंगे तो वही मैंने आपको समझाया, 92 या उससे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। सो डोंट थिंक कि 90 से ऊपर है तो मैं ठीक हूँ, नहीं। तो क्राइटेरिया इज़ 92 या उससे कम। तो अगर 92 भी आपकी सैचुरेशन हो रही है तो इट इज़ टाइम कि आपको सिवियर डिजीज़ हो सकती है, तो आप हॉस्पिटल ज़रूर जाएँ। जैसे आपने कहा कि 92 पे सिवियर डिजीज़ है, एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि क्या एज के साथ आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन वेरी करती है? क्या डायबिटीज़ के साथ आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन वेरी करती है? और अगर वेरी करती है तो कितना कर सकती है? एज एंड डायबिटीज़ के साथ आपकी सैचुरेशन वेरी नहीं करती है। आपकी सैचुरेशन जो है हर टाइम पे 93 या अबव रहती है। डायबिटीज़ के साथ भी आपकी सैचुरेशन वेरी नहीं करती है। हाँ, सैचुरेशन वेरी करती है क्रॉनिक स्मोकर्स में, जो उन लोगों को, वैसे पेशेंट्स को पता रहता है, उनको COPD होता है, जो क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ रहती है, जिसमें कि जो
जो हम सांस लेते हैं, जो पूरा एयरवेज है, जो रास्ता है सांस का, वही कंस्ट्रिक्टेड होता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी नेबुलाइजर ले रहे होते हैं, ऐसे पेशेंट्स ऑलरेडी लो फ्लो ऑक्सीजन घर पे ले रहे होते हैं। ऐसे पेशेंट्स में 88 से लेकर 92 तक सैचुरेशन नॉर्मली रहती है। ऐसे पेशेंट्स में अगर 88 से नीचे जाना सैचुरेशन शुरू हो जाए, जो नॉर्मल पेशेंट के लिए 92 है, वैसे पेशेंट्स के लिए, COPD पेशेंट्स के लिए वो क्राइटेरिया 88 पे है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और समझना चाहेंगे, ये भी बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, सिम्टम्स जो हैं वो 2-3 दिन के लिए परसिस्ट करते हैं, बुखार को ख़त्म हुए भी 6-7 दिन हो गए, खांसी हल्की हल्की है लेकिन बुखार नहीं है और सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं। वो पेशेंट क्या कर रहे हैं कि वो पहले जाके रैट का टेस्ट करा रहे हैं, रैट में नेगेटिव आ रहे हैं, फिर वो RT-PCR करा रहे हैं, वो RT-PCR में पॉजिटिव आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप ऐसे पेशेंटों के लिए, आप ऐसे कोविड पॉजिटिव्स के लिए क्या कहेंगे जो रैट कराते हैं उसमें नेगेटिव आ रहे हैं और कईयों को 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन हुए, कोई सिम्टम नहीं है, कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक हैं, न बुखार आया कभी, न खांसी है, न कुछ है। लेकिन और एक और तमाशा है कि पहले एक जगह से रैट कराया, फिर दूसरी जगह से रैट कराया, फिर कहीं और कोई दोस्त है उससे रैट कराया, फिर RT-PCR भी जाके करा रहे हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि इन सभी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को लेकर, अच्छा उसके बाद अलग अलग डॉक्टर्स की वीडियोस देख रहे हैं जी, फलां डॉक्टर ने कह दिया RT-PCR कराना ज़रूरी है, अगर आपने RT-PCR नहीं कराया तो आप बड़े ख़तरनाक हैं। तो आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इन सभी लोगों के ये मिथ्स, ये कन्फ्यूजन्स, ये परेशानियाँ ज़रा दूर करें और ताकि ये भी एट ईज़ आ जाएँ। एक बारी अगर आपको कोविड-19 हो जाता है तो जो टेस्ट नेगेटिव हम क्यों चाहते हैं? हम इसलिए चाहते हैं कि अगर हम नेगेटिव हो गए तो हम किसी और को ये इन्फेक्शन जो है वो दे नहीं पाएंगे। तो गाइडलाइंस के हिसाब से CDC गाइडलाइंस सीधा बताती हैं कि आपकी जब इलनेस का चौथा दिन है तब से लेकर 12वें दिन तक आप दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इलनेस को ऑलरेडी 12 दिन हो गए हैं तो उसके बाद हो सकता है, कुछ पेशेंट्स तो 40th डे पे भी नेगेटिव आते हैं, बट वो मरा हुआ वायरस है जो आपके अंदर जिंदा है। 40th डे पे पॉजिटिव, हाँ, जो 40 डे पे भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वो मरा हुआ वायरस है जो आपके अंदर जिंदा है। तो अब ऐसे पेशेंट्स जो 12 डेज ऑफ इलनेस क्रॉस कर चुके हैं, उनको रैपिड टेस्ट करवाना या RT-PCR करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप समझ लीजिए, क्योंकि जो सीवियर डिजीज़ है वो भी 7 में से 14वें दिन के बीच में ही होती है, वो भी आप क्रॉस कर चुके हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में मतलब यू आर वेस्टिंग रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। रैपिड टेस्ट उन लोगों का पॉजिटिव आता है जब बॉडी में वायरस ज़्यादा होता है। आपका वायरस, आप तो वैसे ही इतने दिन क्रॉस कर चुके हैं, 10-12 दिन क्रॉस कर चुके हैं, तो वायरल लोड आपका वैसे ही बहुत कम है। तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है रैपिड। आपका रैपिड बार बार नेगेटिव ही आएगा, तो उसको बिल्कुल मत करवाइए। और RT-PCR भी जब आप करवाएंगे तो वो डेड वायरस को आपको पकड़ के बता देगा, हाँ जी आपका वायरल लोड वेरी लो है। तो वो तो आपका 20 दिन, 25 दिन, कुछ पेशेंट का 40 डेज तक पॉजिटिव आ रहा है। सो डोंट गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा वायरल लोड को लेकर, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे इन सभी पेशेंट्स के लिए कि RT-PCR टेस्ट जो है उनका पॉजिटिव आ रहा है। अब इसमें एक और चीज़ जो आप क्लियर करेंगे कि सिम्टोमेटिक पेशेंट, हाईली सिम्टोमेटिक, कि बायलैटरल निमोनिया है, लंग्स इन्वॉल्व हुए हैं, खांसी हो रही है, 16वां, 17, 18वां दिन चल रहा है, 22वां दिन चल रहा है, उन पेशेंट्स के लिए आप RT-PCR रिकमेंड करते हैं या उनमें भी आप कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है? उसमें क्लियर कट गाइडलाइंस हैं एम्स से कि उसमें RT-PCR नहीं करना है। पेशेंट्स के सिम्टम ठीक हो गए, पेशेंट का निमोनिया ठीक हो गया, आपने रिपीट CT स्कैन करवाया 5वें दिन, आपने फॉर एग्जांपल आपने 10वें दिन CT करवाया, उसमें निमोनिया है। हम 15वें दिन जब CT करवाते हैं ट्रीटमेंट के बाद, तो वो निमोनिया ठीक हो रहा होता है। तो बुक जो गाइडलाइंस हैं वो क्लियर कट लिख रही हैं, ऐसे पेशेंट का नेगेटिव होने का वेट मत करिए। बिकॉज जब आप स्टेरॉइड देते हैं तो वायरस कुछ मात्रा में, टूटा हुआ वायरस या फिर मरा हुआ वायरस जो है वो बॉडी में जिंदा रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स में प्रोलॉन्ग वो रहता है, 25वें दिन, 30वें दिन भी वो पॉजिटिव आ रहे होते हैं। ऐसे पेशेंट्स में RT-PCR इज नॉट रिकमेंडेड। सो उसमें RT-PCR मत करिए। क्या ये पेशेंट आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं 20वें दिन, 25वें दिन? बिल्कुल भी नहीं। ये स्टेरॉइड देने की वजह से ये लोग बार बार पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि इनमें मरा हुआ डेड वायरस जो है पड़ा हुआ है, इसलिए ये लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। ये आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई उन तमाम लोगों की जो सिम्टोमेटिक हैं, एसिम्टोमेटिक हैं। अब आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, गांव देहात है, रामनगर है, डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, इन सभी इलाकों में रैट पॉजिटिव आ गए। रैट पॉजिटिव आने के बाद पेशेंट घर पे है और उसे दिया जा रहा है पैरास्टामोल या डोलो 650 और उसके साथ में एजिथ्रोमाइसिन।
आपसे जानना चाहूँगा, आपने यू हैव फॉट इट, तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, क्या आपको नहीं लगता कि अब कम से कम डिफाइन होना चाहिए? हार्ट पेशेंट के लिए क्या होगा, आपका जो ऑलरेडी लंग्स से जो लोग चेन स्मोकर हैं उनके लिए प्रोटोकॉल क्या होगा, क्या दवाइयाँ देनी है, कैसे क्या आपको नहीं लगता इस सबको पब्लिक करने की ज़रूरत है इस वक्त? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं जुनेद भाई, इस चीज़ को पब्लिक करना बहुत ज़रूरी है। एजिथ्रोमाइसिन ऐसे पेशेंट्स में बिल्कुल भी नहीं देना है। उसके पीछे रीज़न है बिकॉज जब भी हम एजिथ्रोमाइसिन देते हैं तो ऐसे पेशेंट को हम यूजुअली बोलते हैं आप पहले अपना एक ईसीजी करवाइए। ईसीजी में हम एक इंटरवल होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, जो ईसीजी खुद ही बता देता है, क्यूटीसी इंटरवल। अगर वो मेल्स में 450 और फीमेल्स में 460 से ज़्यादा है तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो रिस्क पे होते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हार्ट की तरंगों की बीमारी है जिससे सडनली डेथ हो सकती है। तो एजिथ्रोमाइसिन बिना ईसीजी किए पहले हर एक पेशेंट में देना बेवकूफ़ी है, और ये एक वायरल इन्फेक्शन है, इसमें बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं है। तो अगर आप एंटीबायोटिक आप एक पेशेंट को दे रहे हैं जिसको वायरल इन्फेक्शन है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो गलत है। तो एजिथ्रोमाइसिन मत दीजिए और मत लीजिए। तो क्या आप भी शक में हैं कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स डिफाइंड होने चाहिए और सभी हॉस्पिटल्स में इनको वायरल किया जाना चाहिए, सभी डॉक्टर्स के पास ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होनी चाहिए? क्योंकि अब तो लगभग एस्टैब्लिश हो चुका है पिछले 7 महीनों के इस लड़ाई में कि जो कोविड पॉजिटिव है उसको अगर हमें बचाना है तो हमें कौन सी दवाई देनी है। क्या ये चीज़ हम आप कैन वी से इट विद कॉन्फिडेंस दैट वी आर श्योर व्हाट मेडिसिन आर टू बी गिवन सो दैट अ कोविड पॉजिटिव कैन बी सेव्ड? यस, अभी तक जो हमारी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं जो एम्स से आई हैं और बाकी जगहों फॉरेन से भी आ रही हैं वो फिक्स्ड हैं। तो वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, पीएचसी, सीएचसी हर जगह पे चिपकाना चाहिए। और ऑब्वियसली मीडिया में एवरी मीडिया हाउस उनको डेली वो प्रोटोकॉल दिखाना चाहिए बिकॉज मीडिया अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो और ये हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर के पास होना चाहिए बिकॉज नाउ दे आर डिफाइंड। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, हमें पता है कि माइल्ड डिजीज हम किसको बोल रहे हैं, हमें पता है मॉडरेट डिजीज हम किसको बोल रहे हैं, हमें पता है हम सीवियर डिजीज किसको बोल रहे हैं, कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, बच्चों में क्या कर रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज में क्या कर रहे हैं, बुजुर्गों में क्या कर रहे हैं। वी नो एवरीथिंग नाउ। जब हमें सब कुछ पता है तो उसको, जब सब कुछ डिफाइंड है तो डॉक्टर्स का उसको पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली एवरीबडी, मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स का, लेमैन को भी पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपका बिल्कुल पॉइंट ये है कि अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर में डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये है, हर बंदा पूछता है, कहता है जी मैं कल कोविड पॉजिटिव से मिल के आया, मुझे कोविड तो नहीं होगा। अच्छा, मैं घर से बाहर निकला हूँ, दुकानदार से मिला हूँ, दवाई लिए, मुझे कोविड तो नहीं होगा। यानी लोग लगभग जीना छोड़ चुके हैं, लोगों ने लगभग तय कर लिया कि हमने अपने आप को विद इन दी 4 वॉल्स ऑफ आवर होम कन्फाइन करना है और हमें कोरोना नहीं होगा, ये हमें इन्फेक्ट नहीं करेगा। क्या ये सही अप्रोच है? नहीं, ये अप्रोच सही नहीं है। पहली बात तो ये कि कोविड-19 अगर आप, मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे आपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मास्क इज़ द बेस्ट वैक्सीन। अगर आप मास्क पहन के किसी से मिल रहे हैं तो आपकी जो चांसेस है इन्फेक्शन की वो वैसे ही बहुत कम हो जाती हैं। तो अगर आप मास्क पहन के हैं, सामने वाला इंसान भी मास्क पहन के, तो आपको तो इन्फेक्शन होगा नहीं। तो आप डरना तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप मास्क पहनने की आदत बना लेते हैं, वो पहन के आप बाहर भी जाते हैं ज़रूरी कामों के लिए, तो इट इज़ नॉट रॉन्ग। सो डोंट थिंक। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि अब पॉइंट सिर्फ ये है कि आपने अर्ली डायग्नोसिस की तरफ भागना है। अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो प्लीज़ आप खुल के आगे आइए और अपने टेस्ट करवाइए। बिकॉज अर्ली डायग्नोसिस अगर आपका हो जाता है, आप कितने, अगर आप 90 ईयर्स के हैं तो 90 ईयर्स का इंसान भी बच के आ रहा है। उसको ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 90 ईयर्स के हैं तो आपको निमोनिया हो ही जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अर्ली डायग्नोसिस विल होल्ड द की। अर्ली डायग्नोसिस अगर आप बनवाते हैं अपना, आप जल्दी जाते हैं हॉस्पिटल, तो यू आर इजीली ट्रीटेबल। एक और सवाल जहन में आया, क्योंकि ये भी किसी हमारे दोस्त ने पूछा था। उन्होंने कहा कि जी मैं कोविड पॉजिटिव हो गया पर मुझे कोई सिम्टम नहीं है, तो लेकिन मैं दवाइयाँ सारी खा ली हैं, तो क्या आप इस अप्रोच को सही मानते हैं? सी, दवाइयाँ अगर एसिम्टोमेटिक हैं तो जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दवाइयाँ हैं वो ज़रूर खाएं। और मैं बार बार स्ट्रेस अपॉन करता हूँ बायोमार्कर्स पे, प्लीज़ अपने बायोमार्कर्स ज़रूर करवाएं। जो 5 बायोमार्कर्स हैं, ESR, CRP, इंटरल्यूकिन 6, फेरेटिन एंड डी डाइमर, ये ज़रूर करवाएं। अगर आप कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं तो बिल्कुल, अगर आप कोविड पॉजिटिव हुए हैं, अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं। और ये कौन से दिन कराने हैं? प्रेफर्ड है जिस दिन आपका टेस्ट पॉजिटिव आया आप उसी दिन करवा लीजिए। अगर वो नॉर्मल आते हैं तो 3 दिन के बाद उसको रिपीट ज़रूर करवाइए। अगर वो दोनों बारी नॉर्मल आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी सीवियर डिजीज़ में जाने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट निल है। ठीक है, तो डॉक्टर निखिल, और कोई मैसेज, संदेश जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे भारत, पूरे विश्व के लोगों को कोविड को लेकर देना चाहेंगे?
सिर्फ एक ही मैसेज है, अर्ली डायग्नोसिस। आप अर्ली डायग्नोसिस की तरफ जाइए, और अगर आपके घर में या आपको किसी को भी सिम्टम्स हैं उसको इग्नोर मत करिए। अगर आप अर्ली डायग्नोसिस बनवा लेंगे इस डिजीज़ का, यू विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ दिस डिजीज़। थैंक यू डॉक्टर निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने डॉक्टर निखिल से आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर सुन लिया। और कोई सवाल हो ज़रूर हम तक पहुंचाइए, ताकि आपके उन तमाम सवालों का जवाब स्ट्रेट लाइन डॉक्टर निखिल से पूछे। बाकी तमाम जितने भी डॉक्टर्स के साथ हम कांटेक्ट में रहते हैं उनसे पूछकर आप तक ज़रूर पहुंचाए। दीजिए इजाज़त, आदाब।